दोस्तों हमारी इस सीरीज का ये है आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में जितना मजा आप लोगों को आने वाला है ना, मतलब दिल खुश हो जाना है, बाग बाग हो जाना है। इतने शानदार तरीके से इतनी सारी चीजें डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में जो सरप्राइज आप लोगों को मिलेगा ना, उसको देखकर तो आप लोग मतलब दिल से बोलोगे कि लव यू सर। ठीक है, रेस्पेक्ट वाला लव यू है, ठीक है ना। मजा पूरा आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कल वाली वीडियो के अंदर भी, अगर आप लोगों को लगता है यहाँ से नोट्स बनाने हैं या फिर आप लोगों को लगता है जो जो भी चीजें आप लोगों को करनी है तो पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, पर लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में भी। उनकी टेंशन आप लोग मत लेना, रिवीजन करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा दिखेगा उनसे, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में पूरा पैटर्न चलता है आप लोगों का। इसमें करंट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी बातें डिस्कस करूंगा। और वीडियो के एंड में क्वेश्चन के साथ साथ में जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा हूं उसको देखकर आप लोगों का मजा आ जाएगा, कहेगा सर आपने बिल्कुल लेक्चर हलवा बना दिया। जिसको हलवा मिलेगा उसको पूरी भी मिलेगी, तो बिल्कुल मजा आएगा आप लोगों का पूरा लेक्चर देख के। एक एक पॉइंट जो है माइंड में ऐसे क्लियर होगा कि आप लोग बोलोगे कि ऐसे भी होता है। ठीक है, बनेगा अनुपम खेर वाला सो, क्या ऐसे भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है। तो पढ़ाई को बिल्कुल शानदार तरीके से एंजॉय करते हुए चलो, बर्डन नहीं बनाना है। माइंड में रिलैक्स होकर चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, रटना नहीं है। कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं, एक एक चीज समझाऊंगा और समझाऊंगा भी इस तरीके से कि माइंड में इस तरीके से सेट होगी कि एग्जामिनर भी ये बोलेगा कि भाई साहब, मैंने कहता कि ध्यानचंद जी की हॉकी तोड़कर देखा गया कि इसके अंदर चुंबक तो नहीं लगी हुई है, तो एग्जामिनर जो है वो बोलेगा देखो इनका दिमाग खोल के इनके अंदर चुंबक तो नहीं लगी है, तो फिर बताना कि आप लोग हम लोग एसएलवी कमांडो हैं, ठीक है। तो मजा आने वाला है, एक एक पॉइंट ढंग से डिस्कस करते हुए चलेंगे। पर लेकिन लेक्चर जो है वो टकटकी लगाकर देखना है। क्यों? क्योंकि वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन होंगे ना, उनकी प्रैक्टिस जब आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोग ढंग से लेक्चर को लेकर चलोगे। क्वेश्चन सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज तो कुछ और ही है, वो लेक्चर के बाद में मिलेगा, ठीक है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों एक गांव में एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे। किसी मुद्दे को लेकर उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। मुद्दा कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों को लेकर लड़ाई हो गई हो, घर में काम करने की वजह से लड़ाई हो गई हो, कम अर्निंग आ रही है उसकी वजह से लड़ाई हो गई हो, या फिर यहाँ पर उसको जैसा माहौल चाहिए था लड़की को कि हाँ मेरा हस्बैंड ऐसा हो, वैसा माहौल न मिल रहा हो सकता है उसकी वजह से लड़ाई हो गई हो। तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पूरे गांव में बात फैल जाती है। गांव में जब बात फैलती है तो जाकर जो है एक पंचायत बैठ जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहता है कि दोनों को साथ में मिलकर ही रहना पड़ेगा, उसी में दोनों का फायदा है। क्या दोनों साथ एक दूसरे के साथ में शांत रह सकते हैं? अगर साथ में शांत नहीं रह सकते तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पूरा परिवार टूट सकता है। अगर परिवार जो है वो ढंग से नहीं चलेगा, अगर बच्चे भी हैं इनके, तो फिर बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगी को कैसे लेकर चलेंगे आगे। इसी के साथ में घर में बुजुर्ग भी हैं कई सारे, उनकी देखरेख कौन रखेगा। कुछ लोगों ने यह कहा कि इनका अलग रहना ही सही है। अगर अलग रहेंगे तो डेली का जो झकझक हो रखी है ये इस तरीके की झकझक नहीं होगी, जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान बनी रहेगी। और होता रहता है, दुनिया भर के डाइवोर्स होते हैं, डाइवोर्स होने में क्या दिक्कत है। किसी ने बोला कि इनका तो डाइवोर्स हो जाएगा, पर लेकिन इसके चलते जो पूरा परिवार है उसमें जो बेसिकली जो बुजुर्ग दो लोग हैं, उनके जो सास ससुर हैं, इनके लड़की के और लड़के के जो माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? उनकी जिंदगी तो बिल्कुल दुश्वार हो जाएगी। चलो ठीक है, बच्चे एक के पास में एक बच्चा, एक दूसरे के पास में दूसरा बच्चा, ऐसा हो गया। किसी ने कहा कि यार ऐसा हो गया तो फिर इसकी वजह से हो सकता है कि जो गांव के दूसरे लोगों के बीच में भी ऐसा इंपैक्ट पड़े कि हाँ और भी ज्यादा डाइवोर्स होने लगे। मतलब क्या था इसका? मतलब यह था कि दो लोगों की लड़ाई हुई और गांव में अलग अलग लोगों ने अपनी राय देनी स्टार्ट कर दी। कुछ ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर फंडा आप लोगों को देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच में। जब वर्कर और उसी के साथ में जो मालिक है उसके बीच में लड़ाई होती है तो यहां पर फिर जो है पूरे एरिया में बात फैलती है, और जो वो बात फैलती है उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग लोग जो हैं वो अपनी अप्रोच देते हैं। उन्हीं अप्रोच को हम लोग बोलते हैं अप्रोच टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये अलग अलग तरीके की हैं और हैं भी बहुत सारी। कोई यहां पर सिस्टम अप्रोच है, कोई यूनिटरी अप्रोच है, कोई प्लूरिस्टिक अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, सोशलिस्ट अप्रोच है, गांधीन अप्रोच है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। ये बिल्कुल आप लोग समझने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझाऊंगा। जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा याद होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। किस किस को याद है? किस किस ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वहां पर क्या थी कि गांधी जी पहुंच गए भाई साहब, उनके बीच की लड़ाई को सुलझाने के लिए। इतनी बड़ी वो एक तरीके से इतना बड़ा वो एक इंसिडेंट बन गया कि गांधी जी को आना पड़ा और उसके बाद में जाकर वो अहमदाबाद मिल जो है वो स्ट्राइक जो है वो एंड हुई।
गांधी जी ने बहुत सारी बातें बोली यहाँ पर कि भाई साहब देखो दोनों मिलकर रह लेना, बिल्कुल ऐसे जैसे हस्बैंड और वाइफ वाली बात चल रही थी, सेम बात गांधी जी ने यहाँ पर बताया इनको कि मिलकर नहीं रहोगे तो इसमें तुम्हारा भी नुकसान है, तुम्हारे बच्चे का भी नुकसान है, तुम्हारे सास ससुर का भी नुकसान है, और घर टूट जाएगा यार। दो ही तो हो तुम, यहाँ पर तो कोई दुरानी जुठानी वाला भी फंडा नहीं है, ठीक है, यानी कि ननंद और देवरानी दुरानी जिठानी वाला फंडा नहीं है। तो आपस में आप लोगों को मिलकर यहाँ पर रहना पड़ेगा, वरना ये घर जो है वो टूट जाएगा। तो गांधी जी जो है वो हमेशा लोगों को ये बोलते थे कि लोग कभी भी खराब नहीं होते हैं। उन्होंने कभी अंग्रेजों को भी खराब नहीं बोला था। उनका तो मानना ये था कि अंग्रेज खराब नहीं है, थोड़ा माहौल खराब रहता है, सोचने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाए तो सब सही हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से उनका बिल्कुल सोचने का फंडा ये था, जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गौतम बुद्ध जी की शरण में आके एक उंगलीमाल डाकू जो था वो भी महर्षि वाल्मीकि बन गया। तो गांधी जी की जो अप्रोच थी उनकी बिल्कुल ऐसी थी। उन्होंने कहा यार कोई भी सही और गलत नहीं है, सिचुएशन होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा इतनी बुरी सिचुएशन में इंसान होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। तो ये क्या है, ये उसकी सिचुएशन है, उस टाइम पर आकर उसको कोई समझा दे तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अभी जैसे ही गांधी जी यहां पर आए तो यहां पर पूरा सिस्टम जो था वो ठीक कर दिया इनके द्वारा, पीसफुल इसका सेटलमेंट हो गया यहां पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का। तीन चीज आप लोग हिस्ट्री में आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, पहला तो था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरी थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है कि तीनों के तीनों जो है वो किस किस ईयर में हुए। देखता हूं आप लोगों को याद आएगा। वैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मैंने आप लोगों को यहां पर बता ही दी है, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया, बाकी दो आप लोगों को बताना है। तो ये क्या हो गई, ये एक अप्रोच हो गई। जैसे अक्सर मैं आप लोगों को जब भी करंट अफेयर वगैरह पढ़ाता हूं मैं हमेशा बोलता हूं कि बुद्धा वाले पाथ पर चलो। वो बोलते हैं कि ज्यादा एक्सट्रीम मत हो यार किसी भी डायमेंशन में, आप लोग एक मिड पाथ लेकर चलो। तो यहां पर बुद्धा वाला पाथ भी एक बुद्धा जी की अप्रोच हो गई। गांधी जी का पाथ जो हो गया, उन्होंने बोला कि मैटर को ऐसे सोल्व करो कि सबका जो है भला हो जाए इसमें। तो इसको हम लोग गांधीयन अप्रोच बोल देते हैं कि गांधी जी जो है कुछ ऐसा सोचा करते थे। ऐसे ही मार्क्सिस्ट अप्रोच देखने को मिलेगी, उनके द्वारा कुछ अलग बातें बोली गई। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या थी वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कार्ल मार्क्स आपके द्वारा क्या बोला गया। ये जो इतनी सारी अप्रोच यहां पर बताई गई है, एग्जाम के लिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ये चार, जिनसे अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको बड़ी तसल्ली में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर लेकिन ये सारे के सारे जो एक अप्रोच देने वाले लोग थे, ये सारे के सारे एक तरीके थिंकर थे। थिंकर क्या होते हैं, जो चीजों को सोचते हैं बैठकर कि यार ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है। लोगों को उनके सोल्यूशन जो है वो पसंद आने लगे, उनके सोल्यूशन लोग फॉलो करने लगे तो वो एक अप्रोच बन गई कि यार उसने ऐसा बताया था, ऐसा कर लेते हैं यार। जैसे नहीं उसमें दो हस्बैंड वाइफ की जब लड़ाई हो गई तो इतने सारे पंचों ने किसी ने क्या क्या यहां पर सजेशन दिया। अब पता नहीं किसका सजेशन उनको पसंद आ गया होगा जिसकी वजह से उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। तो जो भी अप्रोच जो है फॉलो कर लोगों के जो सोल्यूशन जो निकलने लगे, उस तरीके के पैटर्न को यहां पर बोलते हैं कि अच्छा ये वाली अप्रोच यहां पर चलती है। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसमें भी आप लोगों को अप्रोच देखने को मिलती है। पर लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं, आईआर, जिसको आप लोग सोचने में लग रहा है कितनी टफ टर्म है, ये ज्यादा टफ टर्म है नहीं है। जिस समाज में जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश इसमें यहां पर की जा रही है। आप लोगों को याद होगा कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में बेसिकली मेंबर है। अगर पार्टी की बात करें, एक साइड में है यहां पर इंप्लॉई यानी कि वर्कर, यानी कि जो काम कर रहा है। दूसरा है यहां पर इनको काम देने वाला जो कि यहां पर इंप्लॉयर है, यानी कि मालिक बोलते हैं जिसको नॉर्मली। तीसरा है गवर्नमेंट जो है यहां पर रेगुलेटरी का काम करती है कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। पर लेकिन कल को चलकर अगर यहां पर वर्कर की बात कोई ना सुने, ना तो यहां पर ये सुने जो जॉब देने वाला है और ना ही यहां पर सरकार सुने, तो फिर आ जाता है ट्रेड यूनियन। पर लेकिन पता चला यहां पर जो इंप्लॉय है वो सिंगल है, उसको कोई दबाने लग जाए तो यहां पर इनकी भी एक एसोसिएशन है। अब पता चला इन सबके बीच में कुत्तों बिल्ली की तरह लड़ाई हो जाए तो फिर यहां पर काम करने आ जाता है कोर्ट। ये कल का पूरा लेक्चर का जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, तो ये सारे मैंने बड़े डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किए थे। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि इनके बीच में एक बड़ा ही एक प्यारा सा अगर बैलेंस बना रहे तो जिंदगी आगे चलती रहती है। यहां से जिंदगी जो है बड़ी ही पैटर्न में आप लोग को आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन के ये 6 अंग बोल सकते हो आप लोग कि हाँ ये सारे जो है चीजों को मैनेज करने के यहां पर काम करते हैं कि हाँ काम ना बिल्कुल ऐसे चलता रहना चाहिए। तो ये जो काम ऐसा चलता रहना चाहिए, यहां पर दिक्कत क्या क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे अगर यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं वर्कर्स के बारे में, अब यहां पर अहमदाबाद मिल जब स्ट्राइक हुई थी, यहां पर वर्कर जो थे उनकी सबकी अलग अलग डिमांड थी। नॉर्मली वर्कर की डिमांड क्या रहती है, जैसे वर्कर को क्या चाहिए भाई साहब, एक तो सैलरी जो है वो थोड़ी अच्छी मिल जाए यहां पर, यानी कि एक तो उसको इंसान को जो है वो सैलरी ठीक मिलती रहे ताकि उसकी जिंदगी चलती रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां पर ये रहता है कि जो इंसान की सैलरी तो मिल रही है सही, पर जहां वो काम कर रहा है क्या वो सेफ्टी है वहां पर उसकी। पता चला वहां पर डेली जो है कुछ ना कुछ कांड हो रहे हैं,
एक तरीके से ना कोई लड़की जा रही है वहां पर, कोई लड़की के साथ में उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं वहां पर, ठीक है, तो वर्कर की सेफ्टी भी जरूरी है। जहां बैठे वहां एक तरीके से पता चला वहां पर छत गिर गई, कुछ और दिक्कत हो गई, वहां पर पता चला डेंगू की बीमारी फैल गई, वहां पर एक तरीके से माहौल बैठने लायक है कम से कम, वहां हवा पानी है, वहां पर धूप भी नहीं है वहां पर, मतलब एक तरीके से ऐसी कंडीशन है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी। ऐसा तो नहीं कि यार ये आज तो मूड में है, कल को इसको पता चला कोई और मिल गया कम दाम में काम करने वाला, ये मुझे बेसिकली यहाँ पे लतिया के भगा दे, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। चौथी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग वर्कर की। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहीं पर जा रहा है, जब वो जाएगा वहां पर काम करेगा ढंग से काम नहीं करेगा जब तक उसको बताया नहीं जाएगा कि तुमको ऐसे काम करना है। तो यहां पर वर्कर के कंसर्न्स रहते हैं, अगर ये सारे उसके कंसर्न जो है वो सोल्व हो जाए तो वर्कर जो है वो बिंदास तरीके से, उन्हें कहते हैं कि टहलता टहलता कूदता फांदता अपना काम करेगा। तो वर्कर को ये सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती हैं, अगर इनका सोल्यूशन हो जाए, समाधान हो जाए, तो यहां पर ज्यादा दिक्कत देखने को न मिले। अब बात करते हैं मालिक के बीच बारे में। मान लीजिए वर्कर जो है यहाँ पर जो है, देखिए वर्कर अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से। अब मालिक क्या चाहता है? मालिक चाहता है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल शानदार होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से वर्कर जो है, अगर कोई 5 घंटे काम करता है तो 6 घंटे काम करने चाहिए। अगर वो एक अकेला इंसान काम करे तो उससे कम से कम 2 इंसानों को काम करना चाहिए। यानी कि उसको निचोड़ने के मूड में रहता है बिल्कुल वो, ठीक है। एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से जॉब देने वाला है वो चाहता है कि फुल तरीके से यहाँ पर इंसान से जो है वो काम लिया जाए, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। वो प्रोडक्टिविटी चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में जो वर्क फोर्स है उसके पास में, वो चाहता है कि किसी एक के ऊपर भी डिपेंडेंट न रहना पड़े। ऐसा है पता चला छोड़ के चला गया तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहता है वो जिंदगी में, ठीक है, इस तरीके से। इसी के साथ में जो यहाँ पर मालिक है उसको सरकार के बनाए गए कानून भी देखने पड़ते हैं कि सरकार ने क्या क्या कानून बना रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट से जो रिलेटेड लॉज हैं उनको भी उसको देखना होता है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। और कल को चलकर यहाँ पर दिक्कत होने लगे वर्कर्स को और उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तो यहाँ पर मैनेजिंग का काम भी यहाँ पर यही करता है। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो यही काम यहाँ पर करता है। यानी कि एक साइड में कौन हो गया? एक साइड में हो गए वर्कर और एक साइड में हो गया आप लोगों के सामने मालिक। तो वर्कर चाहता है कि उसको सैलरी अच्छी मिले, मालिक चाहता है कि उसका प्रॉफिट अच्छा हो। पर लेकिन अगर दोनों को आप लोग एक साथ में देखेंगे, दोनों है कैसे? दोनों एक समाज का पार्ट है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस ताने बाने का पार्ट है, उस समाज का पार्ट है। उस समाज में जिसमें हम लोग रहते हैं उस समाज का पार्ट जब दोनों है तो जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी जिंदगी ऐसा चाहता है कि अच्छे से कटती रहे, उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। ऐसा नहीं उसको सबको ही मिले, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों को बस यहाँ पर जॉब मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक समाज में जब रहते हैं इंसान तो वहां पर इसीलिए आप लोगों को पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट दे रखे हैं वो इसीलिए दे रखे हैं ताकि इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। याद होगा पार्ट 3 में संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों के सामने अनुच्छेद है। इसमें एक आर्टिकल है वो 16, वो बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पर होनी चाहिए। तो यानी कि हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर वर्क मिलना चाहिए। तो सोसाइटी भी एक फैक्टर यहां पर आ जाती है कि किस तरीके से इस समाज में जो है वो सारे के सारे सर्वाइव करने वाले हैं। तो उस सोसाइटी में आप लोगों को याद होगा, मैंने जब कई बार आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए थे उस टाइम पर जब हम लोग अपना न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे थे कि कोविड-19 के टाइम पर एक साइड में टीचर थे और एक साइड में स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स जो थे वो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि उनकी पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो गई, उनके घर में ना मोबाइल है ना टैबलेट है ना कुछ है, उनकी जिंदगी साइड में हो गई बिल्कुल कंप्लीटली। टीचर ऐसे थे जिनकी कईयों की जॉब चली गई। मेरे पास भी बहुत सारे उस टाइम पर रिज्यूमे आए कि सर जॉब है क्या, बहुत बुरी इतनी कंडीशन देखने को मिली। तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब यहां पर हो गई थी उस टाइम पर। टीचर के घर से भी कोई ना कोई किसी न किसी इंसान की डेथ हुई, बच्चे के घर से भी किसी न किसी इंसान की डेथ हुई। पर लेकिन जब एक बच्चा ये कोविड-19 गुजरने के पास में टीचर के पास में आता है तो टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे का दुख दर्द जो है वो दूर करे, जबकि टीचर की खुद की भी दुख दर्द है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही है। भले ही यहां पर अगर आप लोग जिस इंडस्ट्री में आप लोग हैं यहां पर उस इंडस्ट्री में जो मालिक है उसको भले ही नुकसान हो रहा हो पर लेकिन उसको अपने वर्कर का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली तो ये बातें होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने वर्कर्स को उस टाइम पर निकाला नहीं। ये सारी चीजें जब चल रही होती है ना उस टाइम पर, इस टाइम पर एक पिक्चर में आती है फिर रजनीकांत की तरह एंट्री मारती हुई, वो आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? अब गवर्नमेंट को ये लगने लगा यार ये जो मालिक है वो कब तक झेलेगा, कोविड-19 हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो गवर्नमेंट जो है एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है ताकि सिस्टम जो है वो स्मूथली चलता रहे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कई सारी सब्सिडरी स्कीम लेकर आती है। गवर्नमेंट जो है वो कई सारे पैकेज अनाउंस करती है। अभी आप लोगों ने सुना होगा प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में, ताकि हमारे देश के अंदर में इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से बढ़ती रहे। हमारे देश में जो है एक तरीके से ऐसा माहौल बने कि ग्लोबल लेवल की इंडस्ट्री हमारे देश में आकर स्टैब्लिशमेंट करती रहे।
पर लेकिन ये सारी की सारी चीजें कब होगी, जब गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर वे में चीजों को रेगुलेट करेगी। यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में अगर आप लोग चीजों को देखोगे तो यहां पर गवर्नमेंट, काम करने वाला और इसी के साथ में काम देने वाला, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाती है ताकि समाज में एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ में चीजें आगे बढ़ती रहे, समाज में लोगों की जो जिंदगी है वो एक अच्छी जिंदगी बनी रहे और एक बैलेंस लाइफ चलती रहे। क्योंकि अगर यहां पर बैलेंस बिगड़ा तो फिर वही वाला बैलेंस बिगड़ेगा जो रिसेंटली मैंने अभी बताया कि दो हस्बैंड और वाइफ जो है वो अगर कुत्ते बिल्ली की तरह यहां पर लड़ रहे हैं तो वो घर टूटता हुआ नजर आता है। तो ये वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक इंडस्ट्रियल रिलेशन यहां पर यही बताते हैं कि कैसे इनके बीच में आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना है। यहां तक जो है ये बिल्कुल एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन की कुछ जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझाई। अब यहां से आगे मैं आप लोगों को अप्रोच बताऊंगा जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है, क्योंकि वीडियो के एंड में जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मैं चाहता हूं कि तसल्ली में आप लोगों का माइंड जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उस चीज को लेके। दोस्तों ये जो अप्रोचेस हैं ये बड़ी ही डिफरेंट सी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोला, कैसे कैसे दोनों को मतलब इंडस्ट्री में जो रिलेशन है जो वर्कर्स और जो मैनेजमेंट के बीच में वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर यूनिटी अप्रोच क्या है, प्लुरलिस्टिक अप्रोच क्या है। तो यहाँ पर इनको मैं एक एक कर कवर करूंगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एंड तक आते आते आप लोगों को मजा आएगा। जब कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। गांधी जी के बारे में सुनेंगे तो आप लोगों को हिस्ट्री का पता चलेगा और गांधी जी का थॉट पता चलेगा। और यहाँ से आप लोगों का जो सी सेट के अंदर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है थोड़ा सा उसमें भी आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा आइडिया दूंगा। यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालेंगे, यानी कि बड़ा ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये पूरा कॉम्बिनेशन चलेगा। पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूनिटरी अप्रोच के बारे में। जब यूनिटरी हो जाएगी तो फिर प्लुरलिस्टिक अप्रोच चलेगी और फिर उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अप्रोच है, अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि जब वो हस्बैंड और वाइफ लड़े तो सबने अपना अपना अप्रोच बताया कि ऐसे तुम लोग कर सकते हो। तो यानी कि जब वर्कर के बीच में और यहाँ पर जो इंडस्ट्री है यानी कि जो मालिक है जिसको बोलते हैं उसके बीच में लड़ाई होगी, तो ये अलग अलग अप्रोच है कि उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो उसमें पहली जो अप्रोच है यहाँ पर ये है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटी अप्रोच में क्या बोलते हैं, यूनिटी अप्रोच को बोलते हैं कि ये एक ऐसी है जो कि पैटर्नलिस्टिक एक क्वालिटी रखती है, मतलब पिताश्री वाली क्वालिटी रखती है। जैसे घर में एक फादर है, फादर साहब जो बोलते हैं सब जो है इकट्ठे रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। जैसे नहीं एक तरीके से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे एक घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, मान लीजिए लड़की जो है उनकी शादी हो चुकी है, अब दोनों लड़कों की भी शादी हो चुकी है। तो फादर साहब जो है वो चाहते हैं कि सब जो है वो इकट्ठा रहें, मिलकर रहें एक दूसरे के साथ में, वो अलग अलग ना हो यहाँ पर। तो फादर साहब का आप लोगों को ये फंडा देखने को मिलेगा यहाँ पर, यानी कि वो चाहते हैं कि घर टूटे ना, उन्हें कहते हैं कि भाइयों में बंटवारा हो गया। तो इसका मतलब ये कि वो बोलते हैं कि दोनों की एक जैसी ही अप्रोच यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, उन्हें कहते हैं गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे वर्कर और जो मालिक है, तो ही ये इंडस्ट्री जो है वो आगे चलेगी। तो यहां पर इनका बोलना यह कि दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। पॉइंट नंबर 1 तो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। पूछेंगे कि कॉमन इंटरेस्ट यहां पर दोनों का है, इसके बिना काम नहीं चलेगा और इसमें दोनों का ही फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है, अगर कॉन्फ्लिक्ट कल को हो भी जाता है तो यूनिटरी अप्रोच ये बोलते हैं कि इसमें वर्कर की कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती जो है यहां पर आप लोगों को मैनेजमेंट की देखने को मिलेगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो है यहां पर चीजों को ढंग से टैकल नहीं किया गया। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है वो अच्छा नहीं था, वहां पर कोई ना कोई दिक्कत थी। तो मैनेजमेंट एक अकेला सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है, उसी को चीजें जो है वो ढंग से मैनेज करके चलनी है, ये इसी के अंदर बोला जाता है। अगर कोई पूछा आप लोगों से, मतलब कहने का मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये कि अगर मतलब एक तरीके से वर्कर तो काम करेंगे अच्छे से, पर लेकिन मैनेजमेंट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करता हुआ नजर आएगा। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, अगर कल को दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है तो ये अप्रोच बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये बोलती है कि यहां पर इन दोनों को ही आपस में सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। मतलब क्या हो गया, मतलब ये होगा कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पहले कि यहां पर अगर दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो फिर यहां पर आप लोगों को कोर्ट आता हुआ नजर आएगा, गवर्नमेंट आती हुई नजर आएगी, ट्रेड यूनियन वगैरह ये आती हुई नजर आएंगी। ये जो अप्रोच है ये इन सब चीजों को मना करती है कंप्लीटली। वो कहती है कि इन चीजों में किसी की भी जरूरत नहीं है, आप लोग आपस में मिलकर ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। तो ये एक बड़ी ही एक ऐसी बातें बोलती है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इसका मानना ही यही है कि तीसरे को बीच में मत घुसाओ। हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो रही है तो आप लोग घर के अंदर ही बैठकर सॉल्यूशन निकाल लो, कोई बाहर का आदमी उसमें इंटरफेयर न करे। तो पूछ ले आप लोगों से कि कौन सी अप्रोच कहती है कि यूनियन या फिर यहां पर ट्रिब्यूनल का इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, तो वो यूनिटरी अप्रोच कहती है। यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कहते हैं ना अक्सर कि अगर दो हस्बैंड और वाइफ है तो घर की बात जो है वो कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इनका भी बिल्कुल यही मानना है।
ये बोलते हैं कि बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर बेटर कम्युनिकेशन दोनों के बीच में यहां पर होगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बिल्कुल खत्म होते हुए आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। इनके इनका पूरा का पूरा मानना बिल्कुल यहां पर यह है कि अगर यूनिटरी अप्रोच है तो इसका मतलब यह कि बाहर से कोई इंटरफेयर ना करे, बाहर से इंटरफेयर करेगा तो और ज्यादा चीजें बिगड़ेगी, क्योंकि तीसरा एंगल यहां पर ऐड होगा और तीसरा एंगल ऐड होगा तो खराब होगा बिल्कुल। हालांकि ये जो अप्रोच है ये कई बार ये मानती है कि मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी इसने, यानी कि मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ महामहिम जो है वो मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल पापा की तरीके से काम कर रहा है, जो बच्चों की सुन ही नहीं रहा है। कह तो रहा है कि हाँ सबके फायदे के लिए काम करेंगे, पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कुछ और चाहते हैं और पापा कुछ और चाहते हैं, तो वो भी कई बार चीजें देखने को मिलती है। तो ये जो यूनिटरी अप्रोच है ये इसलिए इसको पैटर्निस्टिक अप्रोच बताते हैं, इसीलिए यहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। पर बोलते हैं जो भी दिक्कत होगी वो बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आप ही यहां पर सुलझाते हुए नजर आएंगे। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूनिटरी अप्रोच का। सारी की सारी अप्रोचेज जो कवर करता हुआ चलूंगा, टेंशन मत लेना। बड़े ही आसान शब्दों में वीडियो के एंड में एक चार्ट बना के आप लोगों को दूंगा, जिसके चलते आप लोग रिवीजन कर पाएंगे आसानी से और कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए सुनते हुए चलो, समझते हुए चलो। जिसको नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लो अपने हिसाब से, पर लेकिन पूरा एक प्रॉपर सीट आप लोगों को मिलेगी जिसमें आप लोगों को प्रॉपर ये चीजें एक्सप्लेन की हुई दिखेगी, आसानी से आप लोग रिविजन कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है यहां पर, यह है प्लूरिस्टिक अप्रोच, यानी कि बहुदलवादी अप्रोच। इसके नाम से यहां पर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि पैटर्निस्टिक अप्रोच है। यहां पर पापा होंगे घर में, वही सारी चीजें देखेंगे, मिलकर रहेंगे, कोई भी यहां पर वर्कर जो है वो आवाज वगैरह ज्यादा उठाएगा नहीं, और यहां पर किसी तीसरे पर्सन की आवाजावी होगी नहीं। ये वाली बातें इनके द्वारा बोलेगी। पर प्लूरिस्टिक अप्रोच क्या कहती है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल मतलब ये कुछ बातें ऐसी बोलती है कि देखो यार, दो बर्तन है तो खड़केंगे खड़केंगे, यानी कि अगर दो लोग हैं उनमें लड़ाई होगी होगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो एक तरीके से वो नहीं कहते कि सास और बहू हो, चाहे वो एक तरीके से रूममेट हो कहीं पर, चाहे दोस्त हो, तो लड़ाई तो होनी होनी बनती है। अब लड़ाई होनी बनती है तो इसका मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है, किसी न किसी को कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा। अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई होने के बाद में सॉल्यूशन निकालना भी जरूरी है, यानी कि अब ये बोल रहा है कि यहां पर सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो जब सॉल्यूशन निकालना जरूरी है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोगों को तीसरी पार्टी का भी एंटर करना जरूरी है, अगर दोनों आपस में सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। यूनिटरी में क्या बोला था कि कोई भी घर में तीसरी पार्टी यहां पर नहीं आएगी। यहां पर क्या बोला गया कि तीसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी। ट्रेड यूनियन है जैसे यहां पर, या फिर यहां पर आर्बिट्रेशन बोर्ड है जहां पर जाकर मिलकर सॉल्यूशन निकालना है, तो वो यहां पर एक तरीके से उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि ये बोल रहा है कि यहां पर अगर बात करें, एक वर्कर जो है उसको चाहिए कि उसकी सैलरी बढ़े भाई साहब, क्योंकि वो तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए वहां पर काम कर रहा है, अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें लेने के लिए। इसी के साथ में जो काम देने वाला है, जो मालिक है, वो चाह रहा है कि उसका प्रॉफिट बढ़े। अब दोनों एक साथ में अगर बढ़ नहीं रहे हैं, दोनों की बेसिकली हो गई जुत पत्रम, तो उसको कैसे सुलझाना है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहां पर होना चाहिए कि डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ में दोनों को कैसे लेके चलना है, क्योंकि इंटरेस्ट डिफरेंट है, पर लेकिन एक तरीके से अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो ही चीजें जो हैं वो यहां पर चीजें आगे बढ़ेगी। इंटरेस्ट डिफरेंट क्या है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कंपनी क्या चाह रही है, पर लेकिन कोई वर्कर ऐसा है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कंपनी का क्या हो रहा है, उसको टाइम पे सैलरी चाहिए बस अपनी। अब उसकी सोच कौन बदलेगा जाकर, तो इसलिए लड़ाई होनी है। तो यहां पर उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो कि यहां पर वर्कर है। इसी के साथ में जो यहां पर जॉब देने वाला है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेट कर रखी है, इतना सारा सिस्टम लगा रखा है, इतनी सारा टाइम लगा रखा है, इतना कुछ उसने यहां पर पूरा एक ढांचा खड़ा कर रखा है, उसकी भी तो प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़े ना कि उसके ऊपर ऐसी चीजें चलती रहेंगी, मनमानी चलती रहेगी। तो यहां पर दोनों का इंटरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो दोनों का इंटरेस्ट है ये कहीं ना कहीं यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो यहां पर बोला गया है सबसे पहले तो जो वर्कर है और जो यहां पर जो काम देने वाला इंसान है, वो दोनों बैठकर अपने आप से सॉल्यूशन निकाल ले। इसको कहते हैं बार्गेनिंग करना, कि ठीक है चल थोड़ी सी सैलरी बढ़ाता हूं यार, अभी रहने दे, आगे फिर जब प्रॉफिट होगा तो और बढ़ा देंगे। तो ये क्या होगी, बार्गेनिंग होगी, दोनों ने अपने आप मिला के इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। गांधी जी भी कहीं ना कहीं यहां पर यही बोलते थे कि आपस में मिलकर जो है सॉल्यूशन निकाल लो बार्गेनिंग कर। और अगर बार्गेनिंग से भी यहां पर काम नहीं चल रहा है तो फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कॉन्सिलेशन, यानी कि थोड़ा सा बार्गेनिंग में क्या होता है कि मैं पैसे बढ़ा देता हूं, ऐसे कर लेते हैं, पर लेकिन कॉन्सिलेशन में क्या होता है, दोनों बैठकर तसल्ली में चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा अगर बात करेंगे तो तीसरा निकल कर आता है आर्बिट्रेशन, यानी कि कोर्ट के पास में भी हम लोग यहां पर जा सकते हैं। जबकि यहां पर क्या बोला था, घर की बात घर में रहनी चाहिए, यहां पर क्या बोला था, घर की बात अब बाहर जाएगी ही जाएगी।
तो दोनों की अप्रोच जो है वो कंप्लीट डिफरेंट है। इनका ये मानना है कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आइडियलिस्टिक है, ऐसे नहीं बिल्कुल एक तरीके से एक वो जो दिखता है ना बिल्कुल कि परफेक्ट कपल वाला गोल है ठीक है, तो इनका बिल्कुल वही गोल है, परफेक्ट कपल दिखना चाहिए। पर इनका वो नहीं है, इनका ये कि भाई साहब देखो लड़ाई होगी होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कपल वाली यहाँ पर कंडीशन चलने वाली है। अगर जुट पत्रम होगा दूसरा एक दूसरे के साथ में, तो फिर सोल्यूशन क्या निकालना है, तो ये उसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली काम करते हुए नजर आते हैं। तो अगर पूछ ले यहाँ पर कि ये अप्रोच कौन सी है, जहां पर यहाँ पर डिफरेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं, बाहर से कोई आ भी जाइए सोल्यूशन निकालने के लिए, वो सब बातें करते हैं। एक और अच्छी बात क्या है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है कि जब दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो ये पोलरिस्टिक अप्रोच ये मानती है कि अक्सर आप लोगों ने देखा ना, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई फिर और ज्यादा प्यार बढ़ गया, तो ये भी यही बोलती है कि जब लड़ाई होगी किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इसका मतलब ये है जब उस लड़ाई का सॉल्यूशन निकलेगा तो इनके बीच में और ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छा एक तरीके से बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि और प्यार बढ़ता हुआ यहां पर नजर आएगा। ये सेम बात यहां पर यही प्लूरिस्टिक अप्रोच यहां पर बोलती है, यानी कि कहती है बहुदल है तो एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे भी और लड़ेंगे तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो ये वाली अप्रोच यहां पर एक शानदार अप्रोच आप लोग इसको बोल सकते हो। पहले वाली से ज्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती है क्योंकि यहां पर एक तरीके से सुना जा रहा है सामने वाली पार्टी को भी, तो इसलिए इसको काफी अच्छे से देखा जाता है। तो ये एक दूसरे नंबर की अप्रोच हो गई। चीजों को मजा लेते हुए सुनना है, चीजों को रटने की कोशिश मत करना, सिस्टम को समझने की कोशिश करना। पहले वाले में कौन थे, पापा थे, सारी चीजें सही चलेंगी घर में, बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा, पेट्रियलिस्टिक अप्रोच चलती रहेगी, बिल्कुल मजे में चीजें चलना है, थर्ड पार्टी कोई बाहर से आके इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरे बोला गया लड़ाई तो होगी भाई साहब, लड़ाई होगी तो कोई सोल्यूशन निकालने वाला भी आएगा, और सोल्यूशन निकालने वाला आएगा तो फिर यहां पर सोल्यूशन निकलेगा भी, और जो सोल्यूशन निकलेगा उससे और बढ़िया चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यानी कि पहले ने बोला लड़ाई नहीं होगी, दूसरे ने बोला होगी, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, भाई साहब लड़ाई हो चुकी है, बिना लड़ाई के काम होगा ही नहीं। यानी कि कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि एक तरीके से जुत पतरम हो चुका है, सर फूट चुके हैं, यानी कि इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। क्यों, रीजन क्या है, रीजन इनके द्वारा बोला गया कि एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक साइड में है यहां पर वर्कर क्लास, इन्होंने पूरा क्लास बता दिया, इसे पर्टिकुलर वर्कर नहीं बोला, पूरा एक क्लास बता दिया। एक साइड में बोला इन्होंने जो है बेसिकली वेल्दी लोगों की क्लास, यानी कि अमीर लोग, यानी कि इन्होंने बोला कि एक साइड में है गरीब लोग वर्कर क्लास, और एक है यहां पर एक तरीके से अमीर लोग, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच में आप लोग बोल सकते हैं यहां पर वेल्दी क्लास बेसिकली। तो वर्कर क्लास, वेल्दी क्लास, अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में लड़ाई है, और लड़ाई जो है वो रुकने वाली है नहीं है। क्यों, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो जो कमा रहा है यहां पर बेसिकली वर्कर, उस सारा उसकी जो बेसिकली वर्कर की मेहनत को खा जाता है। यानी कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट को ये बिल्कुल बोलते हैं कि इसको सोसाइटी में से उखाड़ कर फेंक दो। कैपिटलिस्ट माइंडसेट मतलब जैसे कि आज की डेट में किसी भी प्राइवेट कंपनी का अगर आप लोग नाम लो, प्राइवेट कंपनी क्या काम करती है, वो उसको कुछ पैसा मिला तो उसको प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉफिट कमाने के मूड में रहती है, चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाए, उसका मुद्दा पूरा रहता है प्रॉफिट का। अक्सर मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं, आप लोगों को पता होगा पहले रिलायंस जो है वो दिल्ली से लेके जो एक तरीके से एयरपोर्ट तक का जो मेट्रो का लिंक चलाती थी, पर लेकिन उनको वहां पर प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो छोड़कर भाग गए। यानी कि ये जो होते हैं कैपिटलिस्ट, इनका एक तरीके से सोसाइटी में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट लाने का कोई मतलब होता ही नहीं है, इनको अपना प्रॉफिट चाहिए, उस प्रॉफिट के चलते चलते कुछ अगर फायदा हो जा रहा है सोसाइटी का तो अलग बात है, पर इंटेंशनली इनका ऐसा कुछ नहीं रहता कि समाज को अच्छा लेकर चलना है, इनका 100% फोकस प्रॉफिट पे रहता है। ये कार्ल मार्क्स बोलते हैं, यानी कि जब तक ये कैपिटलिस्ट क्लास रहेगी तब तक वर्कर जो है वो पनपेंगे ही नहीं, यानी कि वर्कर जो है वो ऐसे ही मरते रहेंगे, और वर्कर का सारा प्रॉफिट जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो खाते रहेंगे। और यहां पर ये एक तरीका क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि एक तरीके से अमीर और गरीब के बीच में एक तरीके से हाथापाई है यहां पर ये, तो इसको आसानी से आप लोग नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल एक ऐसे नैरो अप्रोच पर चले जाते हैं जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से आज की डेट में ये अप्रोच एग्जिस्ट ही नहीं करती, थोड़ी बहुत कहीं एग्जिस्ट करती है रसिया के अंदर, जैसे आप लोग देखते हैं। चाइना के अंदर अगर आप लोग बोले, कहने के लिए आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन चाइना भी आज के टाइम में मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर देखोगे सबसे ज्यादा जो प्राइवेट कंपनी है वो आप लोग को चाइना में ही देखने को मिलेगी। यानी कि कार्ल मार्क्स साहब की जो थ्योरी थी वो बोलने के लिए तो लगती है वर्कर क्लास के लिए अच्छी है, उनका ये मानना है कि जो कमा रहा है सारा उसी के पास में जाना चाहिए, ये जो खाने वाला है बीच में, जिसकी तोंद जो है वो इतनी बड़ी हो गई है यहाँ पर बेसिकली सामने वाले का खा खाकर, और सामने वाला जो वर्कर क्लास है वो बर्बाद हो गया, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो सारा का सारा जो पैसा, ये जो वेल्थ जो ये क्रिएट की गई है, सारी लेबर के द्वारा क्रिएट की गई है। तो लेबर के द्वारा जो वेल्थ क्रिएट की गई है, तो वो सारी वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी लेबर में ही होनी चाहिए। ये कैपिटलिस्ट है कौन, ये बिजनेस कंपनी, इनको उठाकर फेंको बाहर, और सारी की सारी पावर जो है वो वर्कर के हाथ में होनी चाहिए। ये बात बोल दी यहां पर बेसिकली कार्ल मार्क्स के द्वारा।
इनके द्वारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया जो आप लोग समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली सरप्लस लेबर। सरप्लस लेबर का कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने दिया सरप्लस लेबर का कॉन्सेप्ट। कार्ल मार्क्स साहब कैसे बोलते हैं, जैसे आप लोग ऐसे समझिए, एक वर्कर है, वर्कर ने जो है काम कर कर बेसिकली वर्कर ने जो है यहाँ पर काम किया पूरे दिन, उसको मिलने चाहिए थे 1000 रुपए, कि वर्कर जो है काम कर रहा है दबाकर 1000 रुपए मिलने थे उसको, पर लेकिन वर्कर को दिए गए कितने, वर्कर को दिए गए ओनली 60 रुपए, 60 रुपए नहीं सॉरी 600 रुपए दिए गए वर्कर को ओनली, यानी कि 400 रुपए कहाँ गए, 400 रुपए खा गए यहाँ पर एक तरीके से ये जो कि यहाँ पर कैपिटलिस्ट क्लास है। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि कहीं ना कहीं जो है जो पैसा आना चाहिए था एक वर्कर के हिस्से में, वो यहां पर कैपिटलिस्ट क्लास खा जाती है, तो इसको सरप्लस लेबर बोलते हैं। यानी कि लेबर तो करवा ली भाई साहब ने उससे, पर लेकिन उसको उसका एक तरीके से हिस्सा नहीं मिला उसको। तो कार्ल मार्क्स साहब सीधा सीधा ये बोलते हैं कि फेंक दो उखाड़ कर इनको यहां से, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास को, एक रिवॉल्यूशन लेकर आओ, और सॉल्यूशन भी इनके द्वारा रिवॉल्यूशन ही दिया जाता है। कार्ल मार्क्स साहब बोलते हैं कि रिवॉल्यूशन लेकर आओ, कैपिटलिस्ट क्लास को उखाड़ कर फेंक दो और सोसाइटी में चेंज लेकर आओ। यानी कि एक तरीके से पूरे रिवॉल्यूशनरी टाइप के इंसान होते हैं, वो कहते हैं कि लड़ाई हो चुकी है, अब तुमको बस हथियार उठाना बाकी है, ठीक है उठाओ और इनको भगाओ यहां से। तो ये था इनकी मार्क्सिस्ट थ्योरी आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो बड़ी ही एक तरीके से नैरो आप लोग बोल सकते हैं थोड़ी सी, तो क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए आज की डेट में दुनिया में कोई भी एक सिस्टमेटिक वे में ऐसी कंट्री नहीं है जिसको बोलो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी पूरी फॉलो करके चल रही है, सारी पावर वर्कर क्लास के हाथ में। आप लोग खुद देख लो आज के डेट में हमारे देश में अदानी, अंबानी, टाटा, इतनी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है सारी की सारी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं। टाटा को हालांकि काउंट करना यहाँ पर गलत रहेगा, क्योंकि टाटा आप लोग जानते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कितना काम करते हैं। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जॉब आज की डेट में की जाती है वो की जाती है इंडियन आर्मी के अंदर में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है इंडियन रेलवे, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है। तीसरे नंबर पर लगभग 9 लाख के करीब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो कौन है, वो है टाटा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर टाटा जो है वो बहुत ही सारे लोगों को यहां पर जॉब प्रोवाइड कराती है, तो उसको ये बोलना थोड़ा गलत होगा। तो इनका मानना क्या है, इनका मानना मैंने आप लोगों को बता दिया, ये बड़ी नैरो अप्रोच लेकर चलते हैं। सरप्लस लेबर का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो समझ में आ गए यहां तक। अब जो थ्योरी आएगी उसको आप लोग और एंजॉय करोगे। तो यूनिटरी में, इसमें प्लूरिस्टिक में और मार्क्सिस्ट में कोई अब तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाद में एक चार्ट बना के दूंगा, सबका डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा, रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा, बिल्कुल एंजॉय करते हो, बस सुनते रहो, बस तसल्ली में मजा ले लेगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग अप्रोच जो लगती है मुझे पर्सनली अगर देखा जाए, वो है गांधीयन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच जो है कहीं ना कहीं आप लोग इनको बोल सकते हैं, ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि मिड पाथ फॉलो करती है, यहाँ पर कई बार आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि बुद्धा वाला फाथ जो है वो इनके द्वारा बोला जाता है, और इनके द्वारा हालांकि कई ज्यादा आइडियलिज्म की बात कर दी जाती है, ठीक है। कि एक तरीके से जैसे कई बार बोल देते हैं कि इंसान जो होता है वो एक तरीके से ना गलत नहीं होता है, जैसे थॉट चेंज होते हैं तो वो हो जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी में कई बार ऐसी इशू देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है हालांकि, ठीक है। कि सामने वाले को बोलो, सामने वाला नहीं, एक तरीके से आप लोगों ने जैसे अगर आप लोग मूवी देखे होंगे पद्मावत मूवी, एक साइड में था खिलजी और एक साइड में था यहाँ पर कौन थे हमारे जो राजा साहब थे, ठीक है। तो उनका तो एक बिल्कुल ये था कि हम निहत्थे पर वार नहीं करते हैं, पर सामने वाला क्या था, सामने वाला ये छोड़ता था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो ऐसे इंसान के सामने जब हम लोग जाकर कई बार बैठ जाते हैं कि जो तो कहता है कि कुछ भी करना है बस जीतना है, तो कहीं ना कहीं वहां पर गांधी जी का जो ये थॉट प्रोसीजर है वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पर ये बात बोल रहा हूं। इनके द्वारा बोला जाता है कि जो इंसान बना होता है ना, वो अपने विचारों का पुलिंदा है, यानी कि जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। इनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई। इनके द्वारा बोला गया कि इंसान जो है वो अच्छा है, पर लेकिन उसके थॉट जो है कभी कभी खराब हो जाते हैं, तो इसलिए चीजें खराब हो जाती हैं। ये हमेशा बोलते थे, जो आज की डेट में देश के प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला नारा जो है वो गांधी जी के द्वारा ही यहाँ पर दिया गया था। सर्वोदय प्रिंसिपल पर काम करते थे, यानी कि एक तो यहाँ पर नॉन वायलेंस होना चाहिए, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, आप लोग नॉन वायलेंस से काम करो, एक तरीके से मिलकर हार्मनी बना के रखो, एक दूसरे के साथ में मिलकर रहो, क्योंकि जब मिलकर काम करोगे तभी सॉल्यूशन यहाँ पर निकलेगा। इनका ये मानना था। म्यूचुअल, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, यानी कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है यहाँ पर एक दूसरे को मिलनी चाहिए। इनके द्वारा एक बड़ी शानदार बात बोली गई थी। इनके द्वारा बोला गया था कि जो भी आज की डेट में आपका है वो आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। आप यहां पर थोड़ी देर के लिए उसका जो मालिकाना हक लेकर बैठे हो और आप लोगों को लगता है कि ये तो हमेशा आपका ही रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। थोड़ी देर के लिए आप लोगों के पास में है तो आप लोगों को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर इनके द्वारा बड़ी शानदार बात बोली गई है कि अगर आप लोग आज के दिन इस पृथ्वी पर रहते हो,
अपने अगर आप लोग यहां पर लालच में न पड़ो तो ये सारी चीजें आप लोगों को बड़ी शानदार लगेंगी, सब चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगी और सब चीजें आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगी जो हमारा इन्वायरमेंट है। अगर लालच में ना पड़ो, यानी कि अगर चीजों को आप लोग नीड के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ बेस्ट है, पर लेकिन अगर ग्रीड के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ बिल्कुल खराब है। तो यानी कि क्या बोला इनके द्वारा बोला गया कि नीड के हिसाब से चलना है, ग्रीड के हिसाब से नहीं चलना है। लालच में पड़ते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका कॉन्सेप्ट यही था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे के फायदे के बारे में सोचो, ऐसा नहीं कि बस अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के द्वारा भी इनके द्वारा यही बातें बोली गई कि वर्कर अगर अच्छे से काम करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, और कंपनी को फायदा होगा तो वो वर्कर के फायदे के बारे में भी सोचेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी और सारी चीजें जो हैं वो अच्छे पैटर्न पर यहां पर चलती हुई नजर आएगी। यानी कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका यही था कि स्ट्राइक अगर किसी को करनी है सॉरी, स्ट्राइक अगर किसी को करनी है, जैसे कि यहां पर आप लोगों ने देखा अहमदाबाद मिल की जो स्ट्राइक हुई, कि स्ट्राइक अगर किसी को करनी भी है तो वो सबसे लास्ट में बेसिकली हथियार होना चाहिए, यानी कि स्ट्राइक शुड बी द लास्ट वेपन। उससे पहले जब तक कि दिखे कि अब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है तब जाकर स्ट्राइक होनी चाहिए। यानी कि ये बोलते हैं कि जब दिख गया कि अब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है तो ये वो इंसान है कि ठीक है भाई साहब अब तुम डाइवोर्स ले लो। तो ये बिल्कुल एंड में ये बात बोलते हैं, वरना दोनों के दोनों क्या है, चाहे इंप्लॉय के बारे में बात कर ले जो कि जॉब देने वाला है, चाहे एक तरीके से इंप्लॉय जो जॉब लेने वाला है वर्कर यानी कि, चाहे जॉब देने वाला इंप्लॉयर यानी कि मालिक है, दोनों के दोनों जो भी काम कर रहे हैं ना वो आज है टेम्परेरी तौर पर यहां, कल को उनकी जगह कोई और होगा। तो तुमको जो काम दिया गया है उसको अच्छे से लेकर चलो, उसको इस तरीके से लेकर चलो कि किसी और की एक तरीके से आप लोगों के पास में प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों को रिटर्न करनी है। बिल्कुल इन्वायरमेंट के मामले में जब मैं बोलूं कि आज की डेट में इस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, हम इस पृथ्वी को इसलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने हम लोगों को यहां पर ये शानदार इन्वायरमेंट दिया, पेड़ वेड़ लगाए यहां पर, इसकी वजह से हम लोग चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही सेम इन्वायरमेंट हमको आने वाली जनरेशन को देना है ताकि वो भी उसी तरीके से उसको एंजॉय कर सके। तो हम क्या हो गए यहां पर, किराएदार हो गए, आज जाना है कल को कोई और आएगा। तो ये बातें गांधी जी के द्वारा यहां पर बोलेगी। तो ट्रस्टशिप वाला कॉन्सेप्ट जो यहां पर दिया ना, थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप, कि हम लोग यहां पर क्या है, किराएदार हैं, वो वाली थ्योरी जो है वो गांधी जी के द्वारा यहां पर दी गई। इसी के साथ में जब गांधी जी के बारे में मैं बात कर ही रहा हूं यहां पे, तो आप लोगों को याद रखेगा गांधीयन प्रिंसिपल है हमारे संविधान के अंदर में, और गांधी जी यहां पर ये भी बोलते थे, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था सॉरी यार थोड़ी खांसी हो रखी है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था 43A में क्या बोला था कि वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर में, कि कैंटीन में कैसा खाना मिल रहा है, कैसा माहौल है वहां पर। तो ये आर्टिकल 43A के अंदर जो बोला गया है यहां पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। गांधी जी ये बोलते थे कि ये भी यहां पर होनी चाहिए। तो गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में जब बात करते हैं, खुद बोलते हैं कि आप लोगों को पता है हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम लेकर आया गया, ये आप लोगों को पता है हमारे देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। ये जो संविधान में संशोधन किए गए, इनका बेस ऑलरेडी गांधी जी के द्वारा बोल सकते हैं यहां पर बना दिया गया था आर्टिकल 40 में, क्योंकि उनके थॉट के बेस पर ही उनके हम लोगों ने यहां पर इसके लिए आर्टिकल डाल दिया था। वो अलग बात है कि ये आर्टिकल प्रैक्टिकल रूप से जो इंप्लीमेंट किया गया वो किया गया 1992 में, जबकि संविधान जो बनके तैयार हो गया था, सारी चीजें बहुत साल पहले 40-42 साल बाद में यहां पर पंचायती सिस्टम जो है इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि एक तरीके से बात बोली जा रही है कि प्रमोट करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि एक तरीके से आज की डेट में कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, पूरा का कॉन्सेप्ट, यानी कि आप लोगों को जो भी फैसिलिटीज शहरों के अंदर में है वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो गांव के अंदर में प्रोवाइड करा दो। तो कहीं ना कहीं गांधी जी भी ये बोलते थे कि गांव को डेवलप करो, आप लोग यहां पर गांव की इंडस्ट्री को डेवलप करो। तो उसके लिए भी इनके द्वारा बातें बोलेगी आर्टिकल 43 के अंदर में। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बताइए कौन सा संविधान में संशोधन करके रिसेंटली अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी लेकर आई गई है? याद है आप लोगों को, मैंने डिटेल में पढ़ाया था करंट अफेयर में, थोड़ा सा सुन लीजिए और पूरा की फुल फॉर्म भी बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2011 के अंदर में, तो उस टाइम पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, इसने कई सारे पार्ट जो हैं वो संविधान के चेंज किए। कौन कौन सा पार्ट जो है संविधान का चेंज किया? सबसे पहले तो आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट का है 1 का C, इसके अंदर में आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है देखने को मिलेगी कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहां पर गांधीयन प्रिंसिपल से ही निकाल के इसको लेकर आया गया। आर्टिकल 43B, याद रखिएगा ये तो अभी कई सारे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यहां पर अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है।
ये पार्ट किसके अंदर में आता है? पार्ट 4 के अंदर में आता है, डीपीएसपी के अंदर में। पार्ट 3 के अंदर में मैंने बताया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, फंडामेंटल राइट, आप लोगों को पता है इनके बारे में। इसी के साथ में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आते हैं। इसके अंदर में जो आर्टिकल जो है 43B यहां पर ये बोलता है कि स्टेट जो है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो यहां पर प्रमोट करेगी, यहां पर अगर कोई भी इस तरीके से सोसाइटी बनाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट प्रोफेशनल होना चाहिए, वो सारी बातें यहां पर की जाती हैं। तो संविधान में संशोधन करके इसको सपोर्ट भी इनके द्वारा यहां पर किया गया। इसी के साथ में आप लोग एक बात और याद रखेगा, संविधान के अंदर में जब पार्ट 9 में आप लोग जाते हैं तो उसमें पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में जब आप लोग पार्ट 9A के अंदर में जाते हैं तो आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलती है। और इसी के अंदर में जब पार्ट 9B में जाते हैं तो आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिलती है। यानी कि आप लोग PMC याद रख लेना, यहां पर 9, 9A, 9B, ये यहां पर कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ये यहां पर इन आर्टिकल से रिलेटेड आप लोग यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि दोनों जगह आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो देखने को यहां पर मिलती है। इसी के साथ में आर्टिकल 46 संविधान का अनुच्छेद 46वां वो बोलता है कि शिक्षा और जो आर्थिक इंटरेस्ट है SC और ST का उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल ही है, सारे गांधी जी के प्रिंसिपल बता रहा हूं। वो प्रोहिबिट करता है इंटॉक्सिकेटिंग द ड्रंक, अगर कोई भी, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जब शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया उस टाइम पर ये आर्टिकल सबसे ज्यादा न्यूज में था। उस टाइम पर ये आर्टिकल से क्वेश्चन भी कई सारे पूछे गए। मतलब क्या था कि यहां पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई दारू शराब वगैरह पीता है, कोई हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है तो इस ऐसे माहौल को बंद करे, पर इसके अपोजिट होता है। रीजन क्या है? कोविड-19 के टाइम पर सारी चीजें बंद पड़ी हुई थी, पर लेकिन हुआ क्या, जैसे ही लॉकडाउन खुला सब भागकर ठेके की तरफ को भागे। रीजन क्या था? क्योंकि सबको पता था कि क्या करना है भाई साहब, दारू पीनी है। पीने वालों को तो ये पता था, पर लेकिन खोलने वालों ने भी कोई ज्यादा कोताही नहीं बरती, उन्होंने फटाफट खोल डाले। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स चाहिए था बहुत ही अच्छे वाला, तो सरकार को अच्छा खासा टैक्स जाता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक तरीके से बहुत बेचारा रोता रहता होगा कि मुझे क्यों रख रखा है यहाँ पर। ठीक है, स्लेटर वगैरह जो भी है यहाँ पर, यानी कि जो गाय हैं और गाय के जो बच्चे वगैरह हैं, क्योंकि दूध देने वाले जो एनिमल हैं वो समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो कि एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारे देश के अंदर में। आज की डेट में भी यहाँ पर लगभग 50% के करीब लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ में कनेक्टेड हैं। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि हम लोग इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं आर्टिकल 48 के तहत। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल हैं जिनसे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर रखना है माइंड में। तो गांधीयन जो अप्रोच है और गांधीयन जो प्रिंसिपल है वो दोनों मैंने आप लोगों को कवर करा दिए ताकि कोई भी डाउट माइंड में न रहे। दोस्तों एक बड़ी ही प्यारी सी और बड़ी ही आसान सी अप्रोच है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच का मतलब क्या है? ज्यादा माइंड पे प्रेशर मत डालना, बिल्कुल सीधा सीधा सा सिस्टम है। जैसे कि एक घर में आप लोग रहते हो, ठीक है, कि सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग बोलना है, दादाजी के दादी जी के पैर छूने हैं, बड़ों की बेसिकली पैर छूने हैं, उठते ही सुबह जो है अपना एक तरीके से कुल्ला उल्ला करके फिर अपना एक्सरसाइज करनी है, उस टाइम पर बैठेंगे सारे, बैठकर एक साथ में खाना खाएंगे। तो पूरा का पूरा घर जो है एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। तो सिस्टम अप्रोच भी यही कहती है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से 3 कंपोनेंट हैं यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है यूनियन, यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन, जिसमें आप लोगों को वर्कर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है मैनेजमेंट, जहां पर ये काम करते हैं इन सबको मैनेज करने वाले। और तीसरा है गवर्नमेंट। ये जो तीनों के तीनों पार्टिसिपेशन है, ये तीनों के तीनों जो पार्टिसिपेंट हैं, ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो इनके पास में इनके ऊपर पड़ता है उसके हिसाब से इनका जो काम करने का तरीका चेंज होता है। अभी मान लीजिए कोई वर्कर है यहाँ पर, उस वर्कर को ऐसे समझो, घर में मान लीजिए आप लोग हो अपने घर वालों के साथ में, आप लोग को आज की डेट में लैपटॉप लेना है, लैपटॉप लेना है, पर पापा बोल रहे हैं यार अब की बार सैलरी नहीं है, अगली बार देख लेना, बजट नहीं है घर में। तो एक तरीके से बजट में अगर रिस्ट्रेन है यहाँ पर, तो फिर यहां पर वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में दिक्कत होगी। तो माहौल क्या रहेगा? जो रूल ऑफ वर्क प्लेस है उस पर फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, यानी कि आउटपुट जो भी प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो अप टू द मार्क यहां पर नहीं होगा। मार्केट में कोविड-19 आ गया, सब कुछ लॉकडाउन लग गया, तो क्या हो गया? मार्केट डिसरप्शन हो गया मार्केट का, बहुत सारे बड़े बड़े धंधे जो है उस टाइम पर बर्बाद हो गए। तो क्या हुआ? ये एक तरीके से एक इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से यहां पर सिस्टम जो है बेकार हो गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि ये फैक्टर कई बार डिसाइड करते हैं कि ये लोग कैसे काम करेंगे और कैसा आउटपुट आएगा। तो पूरा एक सिस्टम चलता है।
ये कॉन्सेप्ट जो दिया था ये जॉन टी डनलोप के द्वारा दिया गया था। जैसे गांधीयन अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, ऐसे यहां पर इनके नाम से भी इनकी अप्रोच को बोला जाता है। जो इनकी अप्रोच का नाम याद रखिएगा, यहां पर इनको डनलोप अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो पूछना कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में जो सिस्टम अप्रोच दी थी वो किसने दी थी, तो यहां पर याद रखेगा ये दी थी डनलोप ने। ठीक है, ये जो डनलोप साहब थे यहां पर, इनके द्वारा ये जो अप्रोच यहां पर दी गई, बेसिकली एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर थे जिनके द्वारा यहाँ पर ये अप्रोच दी गई कि किस तरीके से यहाँ पर जो रहते हैं वहां पर किस तरीके से सिस्टम चलना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक तरीके से कैसे काम चलना चाहिए, तो डनलोप एनालिसिस ने यहाँ पर ये चीजें बताई थी। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर कल को टेक्नोलॉजी आ जाती क्या बेसिकली आ भी गई है, तो आप लोगों का सिस्टम क्या चेंज हो गया, ये जो काम करने का तरीका है, जो आउटपुट होगा वो कुछ ऐसे निकल कर आएगा। मतलब एक इंसान जो फैक्ट्री में बैठकर काम किया करते थे, मतलब एक तरीके से कंपनी में जाकर काम करते थे, अब आसानी से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली सिस्टम अप्रोच का पार्ट, कि इतना टेक्नोलॉजी ने कंफर्टेबल बना दिया कि आसानी से जाकर ये काम कर पा रहे हैं। एक टाइम था पहले लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे, मैं पता नहीं कहां पर बैठा हूं, आप लोग पता नहीं कहां पर बैठे हुए हैं, आराम से बैठकर सारी क्लासेस देख रहे हैं यहां पर, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे आप लोग यहां पर हो, मतलब एक तरीके से ऐप के ऊपर में चाहे वेबसाइट के ऊपर में, तो हर जगह आप लोग यहां पर ये लेक्चर आप लोग देख पा रहे हो। क्या है ये, टेक्नोलॉजी है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एजुकेशन का सिस्टम यहां पर इसने चेंज कर डाला। तो आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, पहले एक बच्चा जो कि अमीर बच्चा था कहीं बैठकर अपना पढ़ा करता था, उसी का रिजल्ट आया करता था। अब कोई गांव में दूर दराज वाले एरिया में भी बैठकर कोई पढ़ सकता है और उसका भी शानदार रिजल्ट आता है। इसीलिए गांव के दूर दूर वाले एरिया से भी यहां पर क्या होता है, रिजल्ट निकल कर लेकर आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर हो रहा है सोसाइटी के अंदर में। अगर बात करें यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और ऐसा ही आउटपुट निकल कर आ रहा है। तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। तो ये भी एक अप्रोच है, इसमें गवर्नमेंट को मेन कंपोनेंट की तरीके से देखा गया, जैसे कि यूनियन और मैनेजमेंट, जो कि डनलोप साहब के द्वारा। तो एक बड़ी ही प्यारी सी एक अप्रोच यहां पर ये छोटी सी, अगर पूछ ले कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की ये भी एक अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच, तो ये यहां पर इसका भी एक उदाहरण के साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से बोल रहा हूं यार, चीजें रटनी नहीं है, बड़ी ही आसान सी हैं, सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को याद हो जाएगी, एक दो बार सुनोगे और बाद में एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट में को गो थ्रू हो जाओगे और फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो अप्रोच है ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इसमें बात करते हैं कि भाई साहब भाड़ में गई फैक्ट्री, भाड़ में गया वहां पे काम, सब कुछ ऐसी तैसी में गया, बस यहां पर बात करो इंसान के बारे में, ह्यूमन के बारे में, एक इंसान के बारे में। अब यहां पर मालिक भी इंसान है और वर्कर भी इंसान है, तो दोनों के बारे में बात करो कि किस तरीके से यहां पर काम होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से इनका पूरा का पूरा फोकस ये था कि आप लोगों की जो एक तरीके से फोकस होना चाहिए कि सोसाइटी में किस तरीके से इंडिविजुअल किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे चीजें चल रही है। तो वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है, यहां पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, और प्रॉपर जो इंप्लॉई है वो भी ह्यूमन है, और जो एक तरीके से ना काम लेने वाला भी इंसान है और काम देने वाला भी इंसान है। तो ऐसी ही अप्रोच यहां पर देखने को मिली। एक प्रोफेसर थे, इनके द्वारा यहां पर इसकी बड़ी ही प्यारी सी डेफिनेशन दी गई यहां पर कि फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड, यानी कि इंडिविजुअल नीड पर फोकस करो, एक अकेले इंसान की उनके बिहेवियर को देखो इंडिविजुअल के, और एक ग्रुप आप लोग जो बनेगा यहां पर उनसे मिलाकर, ये एक तरीके से रिजल्टेंट आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएगा। मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारा संविधान क्या बोलता है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों के मिलने से हमारा देश बना हुआ है। तो हम इंडिविजुअल, हमारे फंडामेंटल राइट है जो कि संविधान में हम लोग को पावर देते हैं, तो उस इंडिविजुअल के ऊपर यहां पर फोकस इनके द्वारा किया गया है। बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कलेक्शन है फॉर्मल और इनफॉर्मल एलिमेंट का, यानी कि जैसे हम लोग मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उसका कलेक्शन है यहाँ पर। ये फॉर्मल एलिमेंट कैसे होता है, जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, उसमें क्या क्या चल रहा है, और इनफॉर्मल क्या है कि जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल मिल रहे हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसी की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। सोचो ऑर्गेनाइजेशन बना के रख दी बहुत बड़े वाली और उसके अंदर कोई इंसान ही नहीं है, तो कैसे आप लोग कर लोगे। तो इसीलिए इसको ह्यूमन अप्रोच बोला गया कि भाई साहब इंसानों के बारे में भी सोच लो, थोड़ा थोड़ा सा, अपने अपने बारे में नहीं सोचना है। तो ये बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई। अब ये जो सारी अप्रोच हम लोगों ने देखी है, पहले यूनिटरी अप्रोच देखी हम लोगों ने, फिर प्लूरिस्टिक अप्रोच यहां पर हम लोगों ने देखी, ठीक है। इसके बाद में फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच हम लोगों ने देखी। मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ में आप लोगों को मैंने काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए, यहाँ पर सरप्लस लेबर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताया बिल्कुल डिटेल में, तसल्ली में। फिर हम लोगों ने गांधीयन अप्रोच देखी, गांधीयन अप्रोच के साथ में गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोगों ने जाना, गांधी जी के द्वारा जो एक तरीके से मिल स्ट्राइक वगैरह वो सारी चीज देखी, एक पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। इसके पैटर्न में जब सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर समझी, तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने देखी, ये एक तरीके से जो मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है
वो आप लोगों के लिए ये है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्लाइड। जो जितनी भी सारी अब तक कहानी सुनाई है ना, अब आप लोगों को बस रिवीजन करना है, तो बस ये एक स्लाइड आप लोगों को देखनी है, बस सारी कहानी खत्म है कि नहीं। देखो यहाँ पे गांधी जी की जो थ्योरी है उसमें ट्रस्टशिप के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी होगी उसके बारे में सारी बातें यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोग एक एक पॉइंट जो है आप लोग उसमें यहाँ पर ये क्या क्या इतनी चीजें यहाँ पर किन किन चीजों पर फोकस दिया जाता है, सारी की सारी चीज जो है वो आप लोग को इस पर्टिकुलर स्लाइड में यहाँ पर मिल जाएगी। इस स्लाइड के साथ में बस थोड़ा सा एक ये कर लेना, इस स्लाइड के साथ में एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को चीजें जोड़नी है तो बस यहाँ पर 2 स्लाइड और देख लेना। एक तो हो गई सिस्टम अप्रोच, उसमें एक अलग इन्वायरमेंट काम करता है, और एक हो गई यहाँ पर ह्यूमन अप्रोच। यानी कि ये 4 स्लाइड जो है ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो आप लोग अपने आप में समेट लेती है जब आप लोग रिविजन करने बैठोगे। तो आया मजा कि नहीं आया? वही राहुल गांधी जी वाली बात, मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ, ये आया मजा, ठीक है। आया मजा अब इस स्लाइड को देख के? तो रिवीजन आप लोगों का बस इससे हो जाना है कंप्लीटली। अब आप लोगों को कोई भी चीज नहीं है, यानी कि ये स्लाइड जो है आप लोगों को चिड़िया की आंख का काम करने वाली है। फोकस बस इस स्लाइड पर रखना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के यहाँ से निकलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। कोई डाउट हो तो बताना। यानी कि अगर यहाँ पर इस तरीके से अप्रोच लेकर चलेंगे तो इनका मानना यह है कि केजीएफ मूवी जैसा जो सिस्टम है वो यहाँ पर आप लोगों को रेयरली देखने को मिलेगा, एक बैलेंस बना हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ऐसे में आप लोगों को जाने दूंगा नहीं यहाँ से, क्योंकि जो जो पढ़ाया अगर उसको प्रैक्टिस ना करो तो फिर आप लोग भूल जाओगे, तो इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप लोगों को मैंने बताया था कि क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस के जो रहेंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर में, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल भी अटेम्प्ट कराया था, इसका आंसर आप लोग खुद दोगे, ठीक है। बात की गई थी ना यहाँ पर कि द प्रोविजन ऑफ जो वर्कर्स हैं पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत में आता है, 39A, 43A, 42 या फिर 43B। 2017 में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहां पर तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला गया यहां पर एक तरीके से कि द विच प्रिंसिपल, एक तरीके से यहां पर विच प्रिंसिपल अमाउंट द फॉलोइंग ऑफ द एडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर ऐड किया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल और फॉर बोथ ह्यूमन, जो भी यहां पर मैन और वुमेन है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, इसी के साथ में सिक्योर, जो भी यहां पर सिक्योरिंग जो लिविंग वेज होती है, ह्यूमन कंडीशन और वर्क, जो भी यहां पर वर्कर हैं उनके लिए एक अच्छी कंडीशन बनाना, बेसिकली यानी कि काम करने लायक कंडीशन बनाना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोगों से पूछा गया। तो एक आंसर क्या है? आंसर यहां पर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो एडिट किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत में यहां पर। और बात क्या की गई थी, यहां पर बात की गई थी एक तरीके से जो आर्ट पार्टिसिपेशन करना बेसिकली इंडस्ट्री में, यहां पर आंसर बी है। मतलब क्या है आंसर यहां पर? पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री। अब यूपीएससी का खेल देखो आप लोग, यहां पर दोनों क्वेश्चन को मैंने क्यों लगाया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया ईओ में, यहां पर आंसर ये हो गया। फिर किस तरीके से क्वेश्चन बना दिया, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना रखा है कि वो जो प्रोविजन यहां पर मैंने यहां पर पढ़ाया आप लोगों को, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर ऐड किया गया था, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर ये ऐड किया गया था। ये सारे के सारे प्रोविजन जिसमें देखोगे 39A, ये 43A, ये 43, ये 48A, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत यहां पर देखने को मिले। तो 43A डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, समझ में आया आप लोगों को? तो कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में से इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है। अभी आप लोगों को पढ़ाई ना, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरिस्टिक अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच या फिर एम्प्लॉई अप्रोच। सही आंसर क्या है आप लोग बता दो, मुझे नहीं लगता कि मेहनत करने की कोई जरूरत है। हो गया आंसर, कौन सी नहीं है ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो यहां पर इनका हिंदी में भी अनुवाद है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यूनिटरी अप्रोच जो रहती है, जिसमें पापा जी वाली अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई थी, उसमें क्या होता है, उस अप्रोच में क्या होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, इंडिविजुअल जो ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, टीम वर्क जो है वो शेयर्ड गोल करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सही आंसर क्या है यहां पर ये बताना है, ABCD कौन सा सही आंसर है। याद रखिएगा जो सारी चीजें पढ़ाई हैं वो लिखित में भी आप लोगों को मिलेगी स्लाइड में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल को भी लेकर चलना है। ऐसे तो ना कि बाप जो है अपने बच्चों को पीछे छोड़ देगा, तो लेके चलेंगे साथ में, लड़ाई नहीं होनी है, मिलकर काम करना है, और गोल शेयर है कि घर को जो है बचा के रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोगों के सामने यहां पर डी हो गया।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मार्क्स आपके द्वारा, तो मार्क्सिस्ट ऑल स्ट्राइक आर, यानी कि जो भी स्ट्राइक्स होती हैं वो कैसी हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लेजिस्लेटिव या फिर नन ऑफ द अबोव। यानी कि इनके द्वारा बोला गया था कि जो भी हरकतें होती हैं वो सारी पॉलिटिकल होती हैं समाज के अंदर में, ये बात इनके द्वारा यहां पर बोलेगी। तो मार्क्सिस्ट बोलते हैं ऑल स्ट्राइक्स आर पॉलिटिकल, ये बोलते हैं कि उठाकर फेंक दो, उखाड़ कर फेंक दो जो सिस्टम है, और जो बेसिकली वर्कर है वो आकर उसको अपने कंट्रोल में ले लो, वर्कर के हाथ में सारी पावर होनी चाहिए, ये इनका मानना था यहां पर। ठीक है, तो आंसर ए हो गया। अब थोड़े से नेक्स्ट लेवल पर अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्लूरिस्टिक अप्रोच, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है यहां पर ये बताना है। बात क्या की जा रही है कि कंसीडर, एक तरीके से यहां पर कि कंसीडर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई, यहां पर इरेशनल और यहां पर इनविटेबल। तो यानी कि जो प्लूरिस्टिक अप्रोच है उसने यहां पर क्या बोला कि जो एक तरीके से प्रबंधन या कर्मचारी के बीच में जो संघर्ष को तर्कहीन बताया, यानी कि संघर्ष जो है वो होना ही नहीं चाहिए, ये बातें बोलेगी यहां पर। ठीक है, तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर बोलेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो होना चाहिए, यानी कि इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, कोई इसमें होना ही नहीं चाहिए, तो ये बोला गया यहां पर। एक स्ट्रॉन्ग यूनियन इज नॉट ओनली, बोला गया कि स्ट्रॉन्ग यूनियन इज नॉट ओनली डिजायरेबल बट नेसेसरी, यानी कि जरूरत भी पड़ेगी उसकी, ओनली डिजायरेबल नहीं है, वो तो होना ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग यहां पर अगर दोनों स्टेटमेंट को समझोगे तो एक दूसरे के अपोजिट होगी। पहले में क्या बोल दिया, पहले में बोल दिया कि लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए तो यहां पर फिर स्ट्रॉन्ग यूनियन की जरूरत क्या पड़ गई अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो। ठीक है, बोला जा रहा है कि इंप्लॉय जो है वो ज्वाइन करें यूनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए दे रहे इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस करे डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से, ये जो पहली स्टेटमेंट बोली गई है ये इस पर्टिकुलर सिस्टम की नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर दोनों के बीच में कुछ होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, तो ये बात बोली जाती है यूनिटरी अप्रोच के द्वारा, क्योंकि वहां पर पापा वाली बात चलती है। ये क्या बोलता है कि रेशनल है और इनविटेबल है, यहां पर होगा ही होगा, ना कि इरेशनल है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये बातें बोली गई है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते। तो प्लूरिस्टिक अप्रोच की बात यहां पर की जा रही है, ना कि पहले वाले की, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए है, ये थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल का हो गया यहां पर। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि इस लेवल पर आप लोगों को तैयार करके भेजूं ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ना, एग्जाम आप लोगों के सामने बोना लगे। प्लूरिस्टिक अप्रोच के ऊपर और हाई लेवल का क्वेश्चन है। बोला गया कि जो भी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर प्रतिस्पर्धा, जो बेसिकली यहां पर प्रतिस्पर्धा, जो बेसिकली हितों के गठबंधन के रूप में जो संगठन होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोलिशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट जो होता है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैनेजमेंट रोल और मीडिएट करना जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है, मतलब एक तरीके से बैलेंस बनाने वाली अप्रोच पर बात करती है प्लूरिस्टिक अप्रोच। ट्रेड यूनियन जो है वो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है, अगर यहां पर वर्कर के साथ में कुछ हो रहा है तो ट्रेड यूनियन जो है उनके हितों के बारे में बात करती है। इसी के साथ में यहां पर स्टेबिलिटी इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ, जो एक तरीके से कंसेशन, और इसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियन। तो यहां पर दोनों के बीच में जब मिलकर काम होगा, रियायतें देंगे और थोड़ी छूट वूट देंगे, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव, ये आप लोगों को बताना है। वैसे इसमें ये वाला ऑप्शन वैसे गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ओनली 3 तो है, 3 तो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको देख लेना, यानी कि अच्छा ओनली 2, ठीक 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 ठीक, यहाँ पर ओनली यानी कि ओनली 2, ठीक है, ओनली 3 यहाँ पर बात की जा रही है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये स्लाइड को देख के कंफ्यूज मत होना, सेम स्लाइड जो है आप लोगों को हिंदी में भी मिलेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 43B जो है वो 43A जो है वो किसके बारे में यहाँ पर बात करता है। तो ये तो इतनी बार आप लोगों के सामने क्वेश्चन हो गया, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड द प्रोवाइड द फ्री लीगल एड, ऐसा कुछ है क्या, सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में बात करना। ठीक है, पार्ट एक तरीके से सिक्योर करना पार्टिसिपेशन वर्कर इन द मैनेजमेंट, यानी कि जो यहाँ पर प्रतिबंधन है उसमें श्रमिकों का जो भागीदारी निभाना, प्रोटेक्ट जो इन्वायरमेंट वगैरह, तो ऐसा कुछ है क्या। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहां पर हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, ये हो गया सी आंसर। तो यार ये है तरीका सब्जेक्ट को कवर करने का, अगर इस तरीके से कवर करके जाओगे तो आप लोगों को लगता है कि कोई आप लोगों के सामने टिक पाएगा। क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस कर दो इस लेवल में आके कि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी आप लोग के हो गए, सारा टॉपिक इस तरीके से कवर करना है कि नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। अब इस लेवल पर अगर प्रिपरेशन कर वहां पर जाकर बैठोगे तो अब मुझे बता दो कि कौन जो है आप लोगों को वहां पर हिला पाएगा, कोई है, फिर आप लोग बोलोगे हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं। एक चीज और बोल दो थोड़ी सी,
आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो और उसके साथ साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह जरूर करते रहना, और थोड़ा सा ज़्यादा मोबाइल से डिस्टेंस बना के रखना। इसका मतलब है कि लेक्चर देखने के बाद में मोबाइल को साइड में रख देना है। ये बेसिक चीज़ें हैं ताकि आप लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाओ। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जो भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में जो है आप लोग के कमेंट्स जो हैं उनको भी मैं ले लूंगा ताकि आप लोग के मन में कोई भी डाउट न रहे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी सारी, सिस्टमेटिक वे में समझ के चलोगे तो आंसर दे पाओगे। अगर रट के जाओगे तो भाई साहब यूपीएससी ऐसा खेलेगी कि आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे। आई होप कि ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो बताना कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक जरूर देना। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, कितने मार्क्स दोगे इस लेक्चर को, 10 में से कितने मार्क्स दोगे बताओ। कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, शानदार तरीके से लगे रहो। गोल है आप लोगों का, उसको टारगेट करना है। तो मिशन क्या है वो आप लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, फील करते रहना बस उसको एक बार। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।